हेलो एवरीवन। आज अपने स्टार्ट करेंगे क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे अपने एनिमेशंस के साथ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे इस नेचर में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो आप समझते हैं कि ये चेंजेस क्या होते हैं। वैसे आपने ये प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। दीज आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड। जो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं उन्हें फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब पानी को फ्रीज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और जब बाहर निकलते हैं तो वो फिर से पानी बन जाता है। तो ये चेंज रिवर्स हो गया। अब केमिकल चेंजेस के बारे में समझते हैं। दीज आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते, इसलिए इन चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड। अगर एक बार किसी लकड़ी को जला दे तो उसे दोबारा पहले जैसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। अब इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहे देते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब H2 प्लस O2 रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाया है। तो अब ये तो समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अब ये समझते हैं पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो अब पढ़ते हैं चेंजेस ऑकर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो टोटल 5 चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। तो वो होते हैं ये: चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है चेंज इन कलर। जब रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो कलर चेंज हो सकता है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। अब जब रिएक्शन होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है, तो टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है रिएक्शन के दौरान। तीसरा है चेंज इन स्टेट। रिएक्शन होने से पहले वाले और रिएक्शन होने के बाद वाले सब्सटेंसेस की स्टेट डिफरेंट हो सकती है, जैसे गैस टू लिक्विड या सॉलिड टू लिक्विड या गैस टू सॉलिड एटसेट्रा। चौथा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई गैस बनती है तो वो निकल सकती है। अब लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख सकता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही होगी, अगर वहां कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बॉटम में इकट्ठा हो जाता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट होते हैं द सब्सटेंसेस विच इज कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के दौरान खत्म होते रहते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट्स होते हैं द सब्सटेंसेस विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो सब्सटेंस रिएक्शन में बन रहा होता है उन्हें प्रोडक्ट कह देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे H2 प्लस O2 मिलके बनाते हैं H2O, तो इसमें H2 और O2 कंज्यूम होते हैं, H2O बनता है। तो इसमें ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे और H2O बन रहा है तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। इस टॉपिक में अपने मेनली 5 चीजों को कवर कर रहे होंगे। वो है ये: What is a chemical equation? Chemical equation क्या होती है? What is a balanced chemical equation? एक balanced chemical equation क्या होती है? What is unbalanced chemical equation? Is it necessary to balance chemical equation? क्या chemical equation को balance करना जरूरी है? और last,
What are the methods of balancing the chemical equation? Chemical equation को कैसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है? तो एक एक करके इनको कवर करते हैं। तो पहले है What is chemical equation? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulas of reactant and product present in the chemical reaction. Chemical reaction को अगर reaction में present reactant और product के symbol की और उनके formulas की form में लिखते तो उसे ही chemical equation कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जब सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये आप खुद देख सकते हो कि फॉर्मूलाज और सिंबल से इजीली रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर इसी को वर्ड इक्वेशन में लिखना हो तो सिंबल की बजाय पूरा नेम लिखेंगे, तो वो कुछ ऐसे लिखेंगे, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये थी वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट में, और उनके बीच में एक एरो बना देते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, जो ये बताता है कि रिएक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड में हो रही है। मतलब लेफ्ट साइड वाले कंज्यूम हो रहे हैं और राइट साइड वाले बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है What is balanced chemical equation? Equation in which the number of atoms of each element on reactant side is equal to that of product side is balanced chemical equation. जिस chemical equation my number of atoms, reactant or product side में same होते हैं, उसे balanced chemical equation कहते हैं। Next is what is unbalanced chemical equation? An equation in which the number of atoms of each element is not the same on both the reactant and product sides is called unbalanced chemical equation. It is also known as skeletal chemical equation. जो reaction balance नहीं होती उसे unbalanced chemical equation कहते हैं। इसे skeletal equation भी कहते हैं। अब देखते हैं, is it necessary to balance a chemical equation? क्या chemical equation को balance करना जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि according to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. Mass को नहीं बना सकते हैं और ना ही destroy कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि mass तो conserve रहता है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इससे ये कह सकते हैं कि reactant mass और product का mass equal होगा, और equal होने के लिए number of atom in reactant side और product side equal होने चाहिए। तो इसीलिए ही equation को balance करते हैं। अब देखते हैं how to balance a chemical equation. केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसके जनरली दो मेथड्स यूज होते हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड, और एक मेथड जिसका नाम रखा है मैंने ABCD मेथड। तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद ABCD मेथड देखेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 plus O2 give H2O। अब इक्वेशन बैलेंस करने के कुछ रूल्स होते हैं, जो है ई रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त पूरे मॉलिक्यूल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि ओनली एक एटम को। इसका मतलब यह है, जैसे इस रिएक्शन में इसमें रिएक्टेंट में 2 H के एटम है और प्रोडक्ट में भी 2 H के एटम, मतलब H बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन में 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट में O के साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत होगा। हमें पूरे मॉलिक्यूल, मतलब जैसे H2O लिखा हुआ है, तो इसे एक साथ कंसिडर करना होगा। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि H के 2 एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में है, तो वो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स अनबैलेंस है। तो जिस साइड एटम्स कम होंगे, हमें उस साइड किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि सारे नेचुरल नंबर रहे रिएक्शन में। अगर आप जिस साइड ज्यादा एटम होंगे किसी एलिमेंट के, तो आपको वहां पर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा, जिस कारण रिएक्शन सुंदर नहीं दिखेगी। तो आप ये बात याद रखना, जिस साइड कम एटम्स होंगे उसी साइड से बैलेंस करेंगे। तो जैसे इसमें O के एटम्स रिएक्टेंट में तो 2 है और प्रोडक्ट में 1, जो H2 के साथ कंबाइन है, तो प्रोडक्ट साइड लेस ऑक्सीजन है, इसलिए प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से इसलिए करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम्स और प्रोडक्ट में 1, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए,
पर प्रॉब्लम हो गई कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। तो अब काउंट करते हैं कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में तो 2 है और प्रोडक्ट में 2 इंटू 2 4 है। तो रिएक्टेंट में कम है, तो रिएक्टेंट साइड से बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए H2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे दोनों साइड H एटम्स भी बैलेंस हो गए। और लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे एटम्स बैलेंस है ना। तो हाँ, सारे एटम्स बैलेंस है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस मेथड की आप और प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। अपने अब सेकंड मेथड देखते हैं, जो है ABCD मेथड। इस मेथड तो इसे सेम एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके लिए पहले कोएफिशिएंट अज्यूम करने पड़ेंगे। कोएफिशिएंट मतलब जो मॉलिक्यूल के साइड में नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं। तो अपने अज्यूम कर लेते हैं ABC, क्योंकि इस रिएक्शन में 3 ही मॉलिक्यूल है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल हुए तो और भी ज्यादा कोएफिशिएंट अज्यूम करने पड़ सकते हैं। इसमें तो 3 ही अज्यूम करने पड़े। अब कोएफिशिएंट अज्यूम करने के बाद आपको इन कोएफिशिएंट में रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो देखिए, जैसे जो A कोएफिशिएंट है वो H2 मॉलिक्यूल के साथ है, और प्रोडक्ट साइड में जो कोएफिशिएंट C है वो H2O मॉलिक्यूल के साथ है। तो H एटम से A और C में रिलेशन आ जाएगा। वो ऐसे आएगा कि 2A इज इक्वल टू 2C। अब आप सोच रहे होंगे कि 2A कहां से आया, 2C कहां से आया। अब आप एक बार H एटम को देखो। 2A इसलिए आया क्योंकि 2 H के एटम्स हैं, तो 2 को A से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट साइड में H2O लिखा है और कोएफिशिएंट C है उसके साथ, तो 2C आएगा क्योंकि 2 H के एटम्स हैं, इसलिए 2 को C से मल्टीप्लाई करके 2A के इक्वल कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, जिससे A और C इक्वल हो गए। अब O एटम्स के लिए देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में O2 मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट B है, तो वो होगा 2B, और प्रोडक्ट साइड से आएगा C, क्योंकि O का एक ही एटम है, तो C को 1 से मल्टीप्लाई करके 2B के इक्वल कर दिया। तो अब अपने पास रिलेशन आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 कर दो, किसी की भी A B या C। तो मैं एक बार B की वैल्यू 1 मान लेता हूं, जिससे C की वैल्यू 2 आ गई, और A और C इक्वल है तो A की वैल्यू भी 2 आ गई। तो अब जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज आई हैं उसे केमिकल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब A B और C की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। ये आएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। जब पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से किया था उससे भी यही आया था, और ABCD मेथड से भी यही आया है। आप क्या करना, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करना, अगर उससे ना हो तो इस मेथड से कर लेना। एक बार इसे दोबारा देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें अपने को पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक एक करके इनको कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं combination reaction. The reaction in which 2 or more substances combine to form a new single substance is called combination reaction. जब 2 या 2 से ज्यादा substance मिलके एक substance बनाते हैं तो उसे combination reaction कहते हैं। जैसे A plus B मिलके अगर C बनाएंगे तो उसे combination reaction कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर और बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है CO2, तो इसमें 2 सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जब एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे C gives A plus B, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब कोई चीज पड़ी पड़ी तो डिकम्पोज होगी नहीं, उसे कुछ एनर्जी की जरूरत होगी, उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन हो 3 टाइप क्लासिफाई कर सकते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक एक करके इन्हें समझते हैं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, when a decomposition reaction is carried out by heating. जब किसी सब्सटेंस को गर्म करके डिकम्पोज किया जाता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है
Calcium carbonate on heating gives calcium oxide plus carbon dioxide. ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल लगाते हैं एरो पर, ये रिप्रेजेंट करता है कि हीट दी गई है. अब पढ़ते हैं photolytic decomposition. When decomposition is carried out in presence of sunlight. जब कोई सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जब AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो वो ब्रेक होता है Ag और Cl में. अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. When decomposition is carried out by passing electricity. जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास करके हो रहा हो तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब किसी रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर. इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड. रिएक्शन में जब दो कंपाउंड्स के एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. तो आप देख सकते हैं कि इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट रिएक्शन. द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट insoluble substance is known as precipitation reaction. रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करते हैं तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड. ये PbI2 बना है. ये प्रेसिपिटेट, इसको प्रेसिपिटेट शो करवाने के लिए साइड में एक छोटा सा एरो बना देते हैं. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. The reaction in which substance gains oxygen or loses hydrogen is called as oxidation reaction. Reaction में जब कोई substance oxygen gain करता है या hydrogen loss करता है तो उसे oxidation reaction कहते हैं. जैसे इसका example है copper plus oxygen in presence of heat gives copper oxide. इस reaction में copper reactant side में oxygen के साथ नहीं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के साथ है तो ऐसे कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है. आई होप आपको समझ आया होगा. अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है. अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है या ऑक्सीजन का लॉस करता है तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है. इसका एग्जाम्पल है H2 plus O2 gives HF. इसमें फ्लोरीन रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन के साथ नहीं था पर प्रोडक्ट साइड में है तो ऐसे कहेंगे कि फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है. नेक्स्ट है redox reaction. Reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously. जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे होते हैं तो उसे redox reaction कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड plus carbon gives zinc plus carbon monoxide. इस एग्जाम्पल में देखो Zeno से Zen बन रहा है मतलब O का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि Zeno का रिडक्शन हो गया है और C के साथ ऑक्सीजन आ गया है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसमें ये दोनों साथ में हुए हैं इसलिए ये रीडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. आपको ये सारे एग्जाम्पल याद करने हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब लास्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Reaction in which heat is released along with formation of products is called exothermic reaction. अगर रिएक्शन होने के साथ साथ हीट भी इवॉल्व हो रही है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं. एक्सोथर्मिक में पहले एक्सो लिखा हुआ है मतलब एग्जिट. इसमें हीट एग्जिट होती है. इसका एग्जाम्पल है जब मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर.
और इसी के साथ हीट भी रिलीज होती है। अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। The reactions which require energy in the form of heat, light, or electricity to break reactants are called endothermic reactions. जिस रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, चाहे वो हीट की फॉर्म में दे दो या लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसी के साथ जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी एंडोथर्मिक होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसके मेनली दो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कोरोजन और रैंसिडिटी। पहले देखते हैं कोरोजन के बारे में। When a metal is exposed to substances such as moisture, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal, and hence metal is said to be corrode. जब किसी मेटल को मॉइस्चर में, एसिड में या एयर में रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो मेटल को वीक कर देती है। उसी को कोरोजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब कुछ मेथड्स देखते हैं जिससे कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन मेथड्स से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब देखते हैं rancidity. The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. अगर फैट्स और ऑयल को एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उनमें बैड स्मेल भी आती है। तो इसे अपने प्रिवेंट कर सकते हैं by adding antioxidants, refrigeration, replacing air by nitrogen. Keep food in airtight container. आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट और भी दूसरे पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है ताकि वो खराब ना हो, और फूड को भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चैप्टर का आपको पता चलता रहे। Till then, take care and goodbye.